हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वदेश शर्मा जी और राहुल टिकरिया जी। सबसे पहले राहुल जी, 50% लगभग मतदान हो गया है। क्या उम्मीद, क्या आशा की किरण देख रहे हैं, क्या चीज देख पा रहे हैं आप? जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो चौथे चरण का चुनाव चल रहा है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मतदाता 1 बजे तक 50% मतदान कर चुके हैं, ये दर्शाता है कि एक बम्पर मतदान का प्रतिशत मध्य प्रदेश में निकल कर आएगा। और निसंदेह नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और भाजपा के ऊपर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश वासियों का और देशवासियों का एक विश्वास बढ़ा है, आप देखेंगे पक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा और मध्य प्रदेश की सभी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है और भारत जिस प्रकार से सशक्त हो रहा है, ये दर्शाता है कि जनता का विश्वास भी नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है स्वदेश जी, क्या देख पा रहे हैं आप? 50% लगभग मतदान क्रॉस करने को है। 1 बजे का ये आंकड़ा है और पिछले चरण में इस चरण में मतदान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार आप ध्वस्त थे, शून्य थे, हाँ इस बार कोई उम्मीद? स्वदेश जी। जी 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 सर बताएं। पुनः दोहराएं अपना प्रश्न। मैं ये कह रहा हूं कि पिछली बार शून्य थी यहाँ स्थिति, जहां भी मतदान चल रहा है। इस बार अभी 1 बजे तक 50% से ज्यादा वोटिंग हो गई। आशा की किरण देख पा रहे हैं आप? तो पूरे चुनाव में सक्रिय रहे, लगातार कांग्रेस पार्टी का मुखर पक्ष रख पा रहे हैं। देखिए गर्ग जी, ये हालात देश के सबको पता है। मैं अकेले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस को खोने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन अब जितना इतना पाए गई। आप छत्तीसगढ़ की बात कर लो, मैं तो उस समय से राजनीति में सक्रिय हूँ जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था। चाहे आप वहाँ कोरबा की सीट देख लीजिए, चाहे बस्तर की सीटें देख लीजिए। मैं समझता हूँ कांग्रेस का बहुत जबरदस्त प्रदर्शन है। कांग्रेस पाएगी पाएगी। भारतीय जनता पार्टी को जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नुकसान दे रहा है, आप पूरे देश की अगर चर्चा करेंगे तो पूरे देश में जो हालात 2019 में भाजपा के थे, जितने बढ़त में भाजपा थी, डाउन होती चली जा रही। भाजपा और एनडीए गठबंधन इतना पीछे हो गया है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय की बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ जबान भी फिसलने लगी है, मानसिक संतुलन गड़बड़ाने लगा है। पहली बार इतिहास में हमने देखा है कि किसी प्रधानमंत्री ने, कोई भी किसी भी दल का प्रधानमंत्री हो, चुनाव के दौरान आचार संहिता लगी हो, जब पैरा फर्स्ट का उसने उल्लंघन किया और हिंदू मुस्लिम पर वोट मांगने की बात की। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए संकेत शुभ नहीं है, और शुभ होते तो ये सूरत जैसा कांड नहीं कराते, इंदौर जैसा कांड नहीं कराते, खजुराहो जैसा कांड नहीं कराते, जनता को वोट का अधिकार देते। माफी चाहता हूं, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा हूं। आप कह रहे हैं संकेत शुभ नहीं थे, इन्होंने धर्म की बात की, लेकिन बात तो आपने भी जाति के आधार पर कर दी। आरक्षण के लिए जो आपके पूर्वजों ने, जो संविधान जब बना रहे थे, संविधान के निर्माता थे, उसमें कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा लोग थे। उन्होंने जो मापदंड मानबिंदु बनाए थे, उनको भी आपने तोड़ने की कोशिश की। आपने जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी जिम्मेदारी की बात की है। तो इसे किस हिसाब से देखा जाए? जी बिल्कुल। देखिए, जिस देश में 80-85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीवन यापन करने पर मजबूर हों, उस देश को आरक्षण की सख्त जरूरत है। और ये हमें संविधान ने जो शक्तियां दी हैं वो इसीलिए दी है ताकि हम इसका क्रियान्वयन कर सकें और सरकारें उन तक राहत पहुंचाने का काम करे। लेकिन जो पिछले 10 सालों की सरकार पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की रही है। आरक्षण तो है ही ना। आपको क्यों लगता है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा? पहली बात। और दूसरी चीज, आरक्षण जाति के आधार पर जो है, उसको धर्म के आधार पर भी आपने कर्नाटक में कर दिया। तो आप तो दोहरी बात खुद ही कर रहे हैं। एक तरफ धर्म के आधार पर भी आरक्षण की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आरक्षण खत्म भी हो रहा है। क्या कुछ है? कुछ पेच फंस गया क्या? जी, कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया है। ये मैनिफेस्टो लेकर के कूट रचित बातें भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि हम इतना प्रचार प्रसार अपने मैनिफेस्टो का नहीं कर पाए थे जितना भारतीय जनता पार्टी ने की टोल आर्मी ने कर दिया है और जन जन तक पहुंचा दिया है। जब जन जन के पास पहुंचा तो उसने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा। पढ़ने के बाद ये तस्वीर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इतनी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय को आज भी
अपने नामांकन के लिए ऐसा इवेंट करना पड़ रहा है, देश भर से भाजपा और सारे मुख्यमंत्रियों को बनारस बुलाना पड़ रहा है। राहुल ये जी, क्यों? क्या आप ऐसा कर रहे हैं? संविधान खत्म करने वाले हैं क्या? आरक्षण खत्म करने वाले हैं क्या? हर जगह तो कांग्रेस वाले जाकर बोल रहे हैं, स्वदेश जी भी यही चीज कह रहे हैं। रितेश जी, कांग्रेस का ये भय है। कांग्रेस को पता है कि 2024 का जो चुनाव है वो इनके लिए इतिहास में सबसे खराब चुनाव होने वाला है। सबसे सीटें अगर इतिहास में कम आने वाली है कांग्रेस के पास तो ये 2024 का चुनाव होगा। ये इसी भय के नाम से जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसी भी प्रकार से ये स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। जिस पर भी जो आवश्यकता होगी वो नियमतः समय समय पर बदलाव होते हैं, लेकिन ये समाप्त करने का जो विषय है ये कांग्रेस स्वयं भ्रम फैला रही है। और जिस प्रकार से देशवासियों का और तो और देश के बाहर भी लोकप्रियता नरेंद्र मोदी जी की है, कुल मिला के भारत आगे बढ़ रहा संविधान है, की जो भारत बदलने की सशक्त बात हो रहा चारों है। तरफ से आप देखेंगे, भाजपा कहने लगी जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ हम नहीं रहेगी बदल और रहे। ये अरे किसी भी आप बदल प्रकार नहीं रहे से होते तो भारतीय जनता पार्टी का 400 स्टेटमेंट पार नहीं का है। नारा क्यों दिया आपने? लोकतंत्र को खत्म करने के लिए चलती हुई स्वदेश सरकारों को गिराया, स्वदेश जी, आपने स्वदेश जी, मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम स्वदेश किया जी, ताकि यही चुनाव कांग्रेस का निष्पक्ष न होने झगड़ाहट पाए। है कि आपने सुन नहीं सूरत जैसे पाते, कांड को ये अंजाम सिर्फ करने के भड़काने लिए का काम तन मन करते धन और हैं, ईडी ये सीबीआई सुनना नहीं आईटी चाहते। सबको लगा करके आपने प्रयास किया, तो आप कैसे कह सकते हैं इस बात को ठीक है, कि आप संविधान खत्म नहीं कर रहे स्वदेश हैं? जी, आप मध्य प्रदेश में स्वदेश बैठे जी, हैं, मैं क्या आपके पास इंदौर आऊंगा, शांति मैं का आपके शहर पास है? आऊंगा और इस इंदौर चीज पढ़ने पर भी ये बात नितेश होगी। जी, कांग्रेस 2014 का यही झल्लाहट है, ये सुन नहीं चुन सकते। और लेकिन हमें संवैधानिक व्यवस्था के तहत एक विकल्प मिला है नोटा का, तो आप नोटा में देखेंगे, नोटा का रिजल्ट आएगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि आपने जो गलती की है दोबारा नहीं दोहराएंगे आप। तो स्वदेश जी, नोटा का विकल्प तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं स्वदेश जी कि 2014 तक अगर आप गौर करेंगे तो 98 संविधान संशोधन हुए थे, अभी 107वें संविधान संशोधन में है। 10 साल के कार्यकाल में इन्होंने 9 ही संविधान संशोधन किए हैं। इसका जवाब लूंगा, फिर भी क्यों लगता है आपको कि संविधान बदल गया? हमारे स्टेट ब्यूरो हैं मृगेन जी जुड़े हुए हैं। मृगेन जी, क्या लगता है ये जो संविधान को लेकर वाद छिड़ा है, आरक्षण को लेकर वाद छिड़ा है, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि जाति, जिसकी जितनी जाति है उसके आधार पर आरक्षण देना चाहिए, वहीं पर धर्म के आधार पर भी आरक्षण की बात हो गई है, तो इस पशोपेश में कुछ निकलेगा? मतदाता क्या इसे देखकर भी जाएगा या योजनाएं हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्हीं सबको देखकर निकलेगा? देखिए, जो आपने आरक्षण की बात कही, आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाए। आरक्षण का मुद्दा प्रभावी होगा उत्तर प्रदेश, बिहार और जो उत्तर भारत का एरिया है जहां आपने मंडल कमीशन के बाद एक अलग बदलाव देखा था, उसी पैटर्न पे कांग्रेस आज जाती दिख रही है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि एसटी, एससी और ओबीसी की बात करके, जातिगत जनगणना की बात करके और अन्य मुद्दों को लेकर वो जाएंगे उन वोटरों के बीच। क्योंकि आप समझिए इस बात को कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो और तमाम उत्तर भारत के राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम जगहों पे बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त है। पिछले लोकसभा चुनाव का आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस, वो भी रायबरेली है। मध्य प्रदेश की सिर्फ एक सीट है, वो छिंदवाड़ा है। राजस्थान में है ही नहीं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो कांग्रेस को ये लगता है कि आरक्षण की बात करेंगे तो उनको उन उत्तर भारत के राज्यों में बढ़त मिलेगी। हालांकि अभी जो पैटर्न चल रहा है, जो चुनाव कैंपेन चल रहा है, उत्तर भारत के में बड़ा स्टेक होल्डर कांग्रेस नहीं है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की कई सीटों पे कांग्रेस है ही नहीं, वहां बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी है। तो उनकी बातों को कितना वोटर समझता है और उनके पाले में जाकर वोट करता है, ये थोड़ा सोचने की बात होगी। जी स्वदेश जी, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी, मालवा निमाड़ ने भर भर के विधानसभा चुनाव में प्रेम दिया था, उसके लिए वहां से मुख्यमंत्री बनाया। ओबीसी वोटर की भी महती भूमिका है, तो मुख्यमंत्री का प्रभाव 185 विधानसभाओं में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव चला था वो दांव सही होता दिखाई दे रहा है, या कुछ और भी आप देख पा रहे हो जो दर्शकों को, प्रदेश को दिखाना चाह रहे हो? देखिए, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ के मुद्दे अलग होते हैं और देश के लिए अलग मुद्दे होते हैं। देश का आज सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। आपने बेरोजगारी को कम करने की बात के लिए आपने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हर बार सब 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 रोजगार नहीं दिए। कहा था हम काला धन लेकर आएंगे और सबके खाते में 15 लाख डालेंगे। काला धन तो आया, लेकिन आपने
इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को 8.5 लाख करोड़, साढ़े 8,000 करोड़ रुपए अपने भाजपा को डाल दिए। कुल मिला के चंदे का धंधा आपने अच्छा बनाया, भाजपा फलीभूत हुई। आपने हम अडानी को लगातार सवाल उठाते रहे, माननीय राहुल गांधी जी ने लगातार सवाल उठाए और माननीय प्रधानमंत्री महोदय कभी न संसद में बोले, न सभा में बोले, न कभी मीडिया के सामने बोले, सार्वजनिक चर्चा नहीं की। सिर्फ उन्होंने बातें की अडानी अंबानी से तो उनके घर पर की, बंद कमरे में की या प्राइवेट जेट प्लेन में की। कुल मिला के आज स्थिति यही आ गई कि माननीय प्रधानमंत्री बौखला गए, घबरा गए, अपने ही भाई बंधुओं को, मतलब अपने ही समर्थकों को, अडानी अंबानी को काला धन का सबसे बड़ा कुबेर बता दिया और बोल दिया कि ये कांग्रेस को टेम्पो भर भर के दिए। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय पर कि इस बात से, इस भाषण से देश को सवाल खड़े। राहुल जी, इन आरोपों का जवाब दीजिएगा स्वदेश जी ने जो लगाए हैं, और एक चीज और बताइएगा कि 38% वोटिंग मात्र हुई है इंदौर में। नहीं आपको अच्छा लग रहा था कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस चले? ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप अक्षय कांति बम को अपने पास ले आए? बताइए, 38% वोटिंग हुई है, इंदौर का मतदाता निराश है, हताश है, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि कोई उमंग उत्साह ही नहीं है। क्या मजबूरी थी? दोनों चीजों का जवाब। नीतीश जी देखिए, अगर कोई प्रत्याशी या कोई पार्टी का नेता भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है तो उसका स्वागत है। ये राजनीति की एक प्रकार से रीति और नीति है कि लोग टूटते हैं और जुड़ते हैं। अगर कांग्रेस के साथी टूटकर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं। और रही बात कांग्रेस का की जो पार्टी है, डूबती नाव है, इनके बड़े बड़े नेता 5 सालों से पार्टी छोड़ रहे हैं और तो जनता भी इनका साथ छोड़ रही है। मैं आपको बता दूं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी आरोप लगा रहे थे कि बेरोजगारी मुद्दा है, ये मुद्दा है, वो मुद्दा। आप देखिएगा 4 जून का वो दिनांक जिसमें कांग्रेस की ही सीटें कम होंगी, इतिहास में सबसे कम सीटें कांग्रेस की पास होंगी और नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और इस बार 4 ये बात आप तीसरी बार बोल रहे हैं। आप ऐसे लगातार रटी हुई भाषा मत बोलिए, मुद्दों पर बात कीजिए। जो सवाल करेंगे वो किए, उन पर जवाब दीजिए ना। ये जनता का आप क्यों रटी हुई बातें बोल रहे हैं? जो बात को पहले स्लॉट में आपने बोला वही आप रिपीट कर रहे हैं। इंदौर के विषय में जो हमने सवाल किए, मध्य प्रदेश और देश की जनता के जो सवाल थे, हमने विस्तारित बड़े चैनल के माध्यम से आपसे सवाल किए कि भाजपा जवाब दे, तो जवाब तो आप दे नहीं रहे। कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है वहां पर। और राहुल जी ने बड़े उमंग उत्साह से कह दिया कि जिनकी इच्छा है वो कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है कांग्रेस से, लेकिन जो दरी बिछा रहे हैं इतने सालों से, उनके मन में क्या चल रहा है इसका भी जवाब लेने का वक्त अब बचा नहीं है। इसका भी जवाब लूंगा मैं, लेकिन मृगेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मृगेंद्र, आप कैसे देखते हैं? 2 चीजें, मुख्यमंत्री को मालवा निमाड़ से ही बनाया गया, 64 विधानसभा सीटें थी, ये दांव चला गया और अभी नतीजा ये दिखाई दे रहा है कि 50% से ज्यादा मतदान हो गया और ओबीसी वोटर के लिए भी जो फैक्टर था। और चौथे चरण की बात की जाए, उत्तर प्रदेश बिहार से भी लिंक कर दीजिए, डॉक्टर मोहन यादव की कैसी भूमिका को आप देख रहे हैं, कितना इंपैक्टफुल रहेगा। और ये जो 400 पार की बात है, कितनी व्यवहारिक है, कितनी सही है। और दूसरे जगह से जो इम्पोर्ट सिस्टम हुआ, इसका लॉस होगा कि फायदा ही मिलेगा? देखिए, सबसे आखिरी सवाल आपका था इंपोर्ट सिस्टम, उससे फ़ायदा ही होगा बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है दूसरे दलों के उन नेताओं को अपने पाले में लाना जिनका थोड़ा बहुत जनाधार है, जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, और इस चुनाव में आपने देखा। दूसरा, आपने मोहन यादव की बात की, उज्जैन से आते हैं। मोहन यादव ओबीसी वर्ग के बड़े लीडर के रूप में बीजेपी ने उनको इस्टेब्लिश किया। पिछले 3 महीने से आप उनका चुनाव कैंपेन देखेंगे तो जहाँ जहाँ ओबीसी वोटर रहे हैं, चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो या तेलंगाना की, जहां बहुत कम लोग जानते थे कि यादव वोटर वहां हैं तेलंगाना में, उन जगहों पे बीजेपी ने बड़े स्ट्रेटेजी के तहत मोहन यादव को भेजा और उसका रिफ्लेक्शन आने वाले परिणाम में दिखेगा। उसको उस समय कैलकुलेट किया जाएगा कि आखिर मोहन यादव के जाने का क्या क्या असर हुआ। मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की इन सीटों पे जहां अभी चुनाव हो रहे हैं वो सब सीटें बीजेपी के पास हैं और मतदान का जो प्रतिशत है, जैसे इंदौर में भी आपने देखा कैंडिडेट नहीं है, उसके बाद भी 38% वोटिंग हुई, तो वो भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि सेकंड पार्टी का ऑप्शन है नहीं। कांग्रेस ने नोटा के लिए बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था, हालांकि मुझे नहीं लगता कि नोटा पर उस तरीके से वोट जाएंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो है अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब होती नजर आ रही है। और इस चरण में जो चौथा चरण है उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की भी बहुत सारी सीटें हैं।
पश्चिम बंगाल में क्रिकेटर को टीएमसी ने उतारा है, उनका भी चुनाव है, शत्रुघ्न सिन्हा का चुनाव है। तो कुल मिलाकर एक रोचक मुकाबला है यहाँ। रोचक। मैं तो टिकरिया जी की चिंता कर रहा था कि अगर अक्षय कांति बम जैसे आते रहे तो फिर टिकरिया जी का भी नंबर कब लगेगा। बहरहाल स्वदेश जी, टिकरिया जी, आप दोनों को शुभकामनाएं। महामतदान चल रहा है, आप दोनों ने मुखरता से अपनी बात रखी, बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। स्वदेश जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।